सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नेगेटिव मॉडल वीडियो। और आज के इस वीडियो के अंदर में मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कौन से मोमेंट पे तुम्हें मजा आएगा, लेकिन तुम लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि कौन सा मोमेंट तुम्हें ज़्यादा बेटर लगा, क्योंकि इसके अंदर में कई सारे इवेंट्स थे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी ने लास्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से वांग लिन हमारा वापस आ चुका था स्काई डीमन सिटी के अंदर में, एंड उससे पहले उसने कई सारे फाइट्स वहाँ पर किए। ऑलमोस्ट पागलपंती उसका सब खत्म हो चुका। एंड जैसे वो स्काई डीमन सिटी में पहुंचता है तो यहाँ पर एंशिएंट डेविल और हम लोग के एंशिएंट डीमन के सोल रेमिनेंट्स जो थे वो दोनों आपस में लड़ रहे थे, क्योंकि उन दोनों को वांग लिन का चाहिए था, वांग लिन को चाहिए था जो भी था, क्योंकि तुम्हें पता है कि एंशिएंट डीमन हम लोग के वांग लिन को अपना इनहेरिटेंस देना चाहते हैं। एंड एंशिएंट डेविल का भी कुछ इसी तरीके का प्लान था, लेकिन उसी बीच वहाँ पे वो जो फाइट थी खत्म हो गई। एंड वहाँ पर वांग लिन और उस एंशिएंट डीमन ने मिलकर डेविल को अच्छी तरीके से कूट दिया। नहीं देखिए वीडियो, जाकर चेकआउट कर लो, तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम चल जाएगा। तो अब आगे वालिन और एंशिएंट डीमन ने एंशिएंट डेविल के उस सोल रेमिनेंट को तो हराया, उसके साथ उसने जिसकी बॉडी को पोजेस किया था उसे भी वो लोग उठा के लेके चले जाते हैं। इसके बाद ही हमें यहाँ पर एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जिसने पर्पल रूप पहने हुआ था एंड वहाँ पे भाग रही थी किसी चीज को लेकर। उसके पीछे वहाँ पे 3 और लड़कियां पड़ी हुई थी, जैसे मानो उन लोगों ने उसका कुछ चुरा लिया हो। इसी बीच हमें पता चला कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि हम लोगों की जी शीन है। ये जो जगह थी वो एक्चुअली में प्लैनेट त्यान उनके रैंक 7 कल्टिवेशन कंट्री पर थी, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये लड़की यहाँ तक पहुंच जाएगी। एंड इसी दौरान ये लड़की जो थी वो हम लोग की हेवनली वाटर सेट के अंदर में ज्वाइन हुई थी, लेकिन उसने वहां पर भी धोखेबाजी दगाबाजी कर दी। एंड वहां की जूनियर सेक्ट मास्टर का जो भी होली ट्रेजर था उसे वो चुरा के भाग रही थी, जिस वजह से वो तीनों लड़कियां उसके पीछे पड़ी है ताकि वो उसे छीन ले। एंड इनफैक्ट उन लोगों ने उसकी बॉडी के ऊपर में गू पॉइजन भी डाल दिया है, जिस वजह से उसकी बॉडी से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ब्लैक ऐश वहाँ पे नजर आ रही थी। और वो वहाँ पे जब भाग रही थी तब वो उस प्लैनेट को छोड़ के एक पास में छोटा प्लैनेट था उसके अंदर में एंटर कर जाती है। जीशिन जैसे उसके अंदर में एंटर करती है तो वहाँ का शायद से मोस्ट टेरिफाइंग कल्टिवेटर एक ओनर था जिसके लाल बाल थे, लाल आईब्रोज थे, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, जिस वजह से उसने एक बार यहाँ पे हाथ झोंका एंड उन तीनों लड़कियों को पीछे की तरफ में हटा दिया, वो तीनों जो कि जी शिन का पीछा कर रही थी। जिसके बाद जी शिन ने उस आदमी को बताया कि वो एक्चुअली में रैंक 6 कल्टिवेशन कंट्री से आती है जो कि सुजाकू था, और वो बस सोची थी कि ये कल्टिवेटर कितना ज़्यादा पावरफुल है कि बस इसके एक बार हाथ घुमाने से वो तीनों वहाँ पे बेहोश हो गई। इसके बाद वो कल्टिवेटर उसके साथ में क्या करता है मुझसे मजबूत हो, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वापस से सुजाकू का, कंट्री ऑफ चू, जहाँ पे क्लाउड स्काई सेक्ट अभी भी दिखाया जा रहा था। क्लाउड स्काई सेक्ट की जो रैंकिंग्स थी वो रैंक 4 पर आ चुकी थी, लेकिन स्टिल इसकी रेपुटेशन जो है वो रैंक 5 कल्टिवेशन कंट्रीज के पास में है। ऑलमोस्ट रैंक 4 की कल्टिवेशन कंट्रीज इसके आसपास भी नहीं आते, क्योंकि इसके पीछे में काफ़ी बड़ा हाथ हम लोग का वांग लिन का है। इसी बीच हमें यह भी पता चला कि उसी सेट के अंदर में उन लोगों ने वांग लिन की एक बेजान मूर्ति को बनाया जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। बेजान होने के बावजूद भी उसके अंदर से अभी भी वो डूमरिंग और फील होती है, जिससे पता चलता है कि वांग लिन कितना टेरिफाइंग कल्टिवेटर था। इसी बीच हम लोग को एक ओल्ड मैन वहाँ पे एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है, जिन दोनों के बीच में बातचीत हो रही थी। एंड ये बुड्ढा वहाँ पर वांग लिन के जवानी के किस्से सुना रहा था, जिससे ये लौंडे लपाटे इंस्पायर हो जाते हैं। उसने बताया कि किस तरीके से वांग लिन ने कल्टिवेशन स्टार्ट किया। क्लाउड स्काई सेट के अंदर में उसने ऑलमोस्ट सिर्फ 200 सालों तक यहाँ पे कल्टिवेट किया। इनफैक्ट उसने एक ब्यूटीफुल लड़की को बचाया जो कि हम लोग के ली मुवान थी। इसके साथ ही सेलेस्टियल ड्रीम में जाकर उसने किस तरीके से रेड बटरफ्लाई का हाथ काट दिया, सोल ट्रांसफॉर्मेशंस को मारा, सुजाकू टॉम के अंदर में डोमिनेशन किया। इनफैक्ट सुजाकू बनने वाला था तो उसने ज़ो वुताई के कदमों में सुजाकू के टाइटल को ले जाकर दे दिया। एंड इन सभी बातों को सुनकर वो बच्चा बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता है एंड उसने बोला कि मैं भी बड़े होकर उन्हीं के जैसा बनूंगा। एंड इसी बीच उस बुड्ढे ने वहाँ पर नाम बताया कि उनका नाम वांग लिन था। इसी बीच हमें वहाँ पर एक व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर में बैठी एक 20 साल की लड़की थी। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली में ये लड़की तो जोर हुए, तुम लोगों ने गेस कर ही लिया होगा, लेकिन इसकी उम्र अभी भी 20 ही क्यों है? क्योंकि वांग लिन ने वहाँ पे 10-20 साल ऐसे ही बिता दिए, तो ये अभी भी 20 साल की क्यों नजर आ रही है? पता नहीं, इसकी मिस्ट्री मुझे भी समझ नहीं आई। ऐसा हो सकता है कि दोनों प्लैनेट के ऊपर में जो टाइम्स है वो अलग अलग तरीके से चलती होगी, मे बी यही रीज़न होगा। इस तरीके का क्लैरिफिकेशन तो नहीं दिया गया, लेकिन मेरा ये गैस अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट में बता देना। इसी बीच वहाँ पे लिटिल वाइट काफ़ी ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि जोरू ने प्लान बना लिया था कि वो अंकल को ढूंढने के लिए इस प्लैनेट को छोड़कर जाएगी। वो बस टेंशन में था कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो मेरी महिलाओं का क्या होगा, मतलब महिलाएं टाइगर्स का क्या होगा। इसी बीच यहाँ पर तीयान आते हैं जिसके साथ में जोरू की बातचीत होती है। जोरू ने बताया कि जो वुताई उसे ऑफर कर रहे हैं कि वो वहाँ पे सुजाकू के पास में आकर कल्टिवेट करे ताकि उसकी कल्टिवेशन तेजी से एनहांस हो। एंड ऑलरेडी ये लड़की काफ़ी तेजी से प्रोग्रेस भी कर रही है, क्योंकि ये अभी तक कोर फॉर्मेशन में पहुंच चुकी है। इसी के बाद वहाँ पे तियान ज़्यादा कुछ सोचते समझते नहीं है। उन्होंने बोला कि तुम्हें जल्द से जल्द नेशन सोल में चले जाना चाहिए, जिसके बाद वांग लिन ने तुम्हारे लिए जो गिफ्ट दिया मैं वो उसे तुम्हें दे दूंगा। एंड तियान भी इतने सालों से यहाँ पर है, लेकिन एक बार भी उस पोटली को खोलकर देखने का ट्राई नहीं किया।
क्योंकि वायलिन का उपकार और खौफ तुम्हें पता ही है कितना ज़्यादा है। इसी बीच हमें यह भी पता चला कि ज़ोरू की रेपुटेशन कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो ऑलमोस्ट सुजाको प्लैनेट की एक प्रिंसेस टाइप की है, जस्ट बिकॉज ऑफ वायलिन। किसी की भी हिम्मत नहीं कि वो उसके खिलाफ कुछ भी बोल दे। वो इसके ऊपर हमें हमला करने के बारे में सोचता ही नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे जितने भी अलग अलग रेसेस आ गए, तुम्हें पता होगा कि इमॉर्टल फोर्सेकिंग क्लैन भी ऊपर रहती है, इसके साथ ह्यूमंस भी। तो जिस वजह से ये जहाँ पर भी जाती है तो इसकी इज्जत हमेशा से बढ़ी रहती है। हमें यह भी पता चला कि फोर्सेकन इमॉर्टल क्लैन वाले ह्यूमंस को उतना पसंद नहीं करते, लेकिन स्टिल उन लोगों ने ज़ोरू को वहाँ पे प्रिंसेस की तरह रखा। उसे कई सारे हेवनली ट्रेजर्स दिए, जिसमें हम लोग का एक यूनक्यूजी था, उसने भी वहाँ पे कई सारा दिया। इनफैक्ट ज़ोबुताई ने भी कई सारे ऐसे ट्रेजर्स दे रखे कि ज़ोरू अपने रैंकिंग्स वाले से तो बिल्कुल नहीं हारने वाली। इनफैक्ट इससे हायर रैंकिंग्स वाले भी इससे लड़ नहीं पाएंगे। मतलब सोच लो, लड़की वहाँ पे शहजादी बन चुकी है। लिटिल वाइट बस यहाँ पे एक ही टेंशन में था कि अगर वो यहाँ से चला गया तो उसकी प्रिंसेसेस का क्या होगा। लेकिन ज़ोरू उसे हमेशा दिलासा देती है कि अगर तुम इस प्लैनेट को छोड़ के दूसरे प्लैनेट पर जाओगे तो तुम्हें वहाँ पर और भी अच्छी अच्छी टाइग्रेस मिलेगी। इसके बाद हम लोग को वापस डिमोनिक स्प्लिट लैंड को दिखाया जाता है, जहाँ पर स्काई डिमन सिटी के अंदर में वो जो ड्रैगन लेक है उसका सीन दिखाया गया है, जिसके अंदर में काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जीज का कंडेंसेशन नजर आता है। मतलब बाहर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे कई सारे गार्ड्स थे। इसी बीच उसी लेक के अंदर में हम लोगों को एक छोटा सा केव नजर आता है, जिसके अंदर में एक एंशिएंट डीमन का वहाँ पर स्टैचू था। उस स्टैचू के सामने में छोटा सा पॉइंट था, जिसके अंदर में स्टिकी लिक्विड थी एंड ऑफ कोर्स उसके अंदर में सबसे ज़्यादा डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जीज होगी। तो वहाँ पर वायलिन उसी के अंदर में बैठ के कल्टिवेट करा था एंड वो जो स्टैचू था उसके अंदर से कई सारी ग्रीन लाइट्स और ग्रे लाइट्स रिलीज होकर सीधा वायलिन के बॉडी के अंदर एंटर कर रही थी। इसी बीच वहाँ पे वो जो लिंग टियानो जैसा कल्टिवेटर नजर आता है, वो एक्चुअली में वायलिन के सामने ही बैठा हुआ था, वो भी हवा में फ्लोट कर रहा था। इसी दौरान हम लोग को पता चला कि वहाँ पर वो जो डेविल यहाँ पे इसके साथ वायलिन के लड़ रहा था, उसने किसी और की नहीं बल्कि इसी लिंग टियानो जैसे कल्टिवेटर की ही बॉडी को पोजेस कर लिया था, जिस वजह से इन लोगों ने उसकी बॉडी को तो छीन लिया। इनफैक्ट वायलिन ने उसके आर्मर को भी छीन लिया था। वायलिन यहाँ पर बैठ कर एक्चुअली में कल्टिवेट नहीं करता, बल्कि उस एंशिएंट डेविल की जो भी डेविलिश ऑरा उस आर्मर के अंदर में थी वो उसके बॉडी के ऊपर में हार्मफुल ना हो जाए, जिस वजह से उसे वो सप्रेस करता है। एंड इस दौरान वो वहाँ पर एंशिएंट डीमन की भी हेल्प ले रहा था। इसी बीच उसने इस चीज़ को सप्रेस तो कर दिया, लेकिन उसका प्लान था कि वो इसे सप्रेस नहीं करेगा बल्कि डिवोर कर लेगा, ताकि इसकी जो भी पावर थी वो वायलिन को मिल जाए। लेकिन फिलहाल उसकी जो कल्टीवेशन थी उस वजह से उसने यहाँ पर कई सारे रेस्ट्रिक्शंस को क्रिएट करके उसे सील करने का ट्राई किया, इनफैक्ट उसे रिफाइन भी करने का, लेकिन वो इस चीज़ में फेल हो जाता है। जिस वजह से वायलिन ने यहाँ पर सोचा अभी फिलहाल मेरी जितनी कल्टीवेशन है उससे मैं इसे डिवोर तो नहीं कर सकता, लेकिन फिलहाल इसे सप्रेस करके रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अगर एक बार ये मुझ पर हावी हो गया तो वापस से खुद को छुड़ा पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके बाद ही उसने यहाँ पर सोचा क्यों ना इसे डिवोर करने के बदले मैं इसे एक दूसरा ओरिजिन सोल ही बना दूं। मोस्ट ऑफ द एसेंडेंट लेवल के कल्टीवेटर्स के पास में एक ऑप्शन होता है कि वो एक दूसरा ओरिजिन सोल को वहाँ पे क्रिएट कर दे, क्योंकि उनका जो पुराना ओरिजिन सोल होता है वो उनकी बॉडी के साथ में डोमेन के साथ में फ्यूज हो गया रहता है, जिस वजह से दूसरा ओरिजिन सोल को क्रिएट करने में उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं होगी। लेकिन उसे क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसके लिए उनके पास में एक स्ट्रॉन्ग एम्ब्रायो होना चाहिए, और अगर उनके पास नहीं है तो उन्हें काफ़ी भारी ब्लैक ऐश वहाँ पे झेलने को पड़ सकता है, जिस वजह से मोस्ट ऑफ द एसेंडेंट कल्टीवेटर्स ऐसा करते तक नहीं है। एंड वायलिन ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा एक भी नहीं देखा था। लेकिन वायलिन अभी भी 100% कॉन्फिडेंट था कि वो इस एम्ब्रायो की मदद से आसानी से खुद के लिए एक सेकंड सोल को वहाँ पे क्रिएट कर पाएगा, क्योंकि ये एम्ब्रायो की बात ही अलग है, पावर्स ही अलग है। इसी बीच वायलिन को ख्याल आता उस स्वॉर्ड इंटेंट का जो कि लिंग टियानो ने उसके डिसाइपल्स को दिया। वायलिन ने सोचा कि ये काफ़ी काम की चीज़ है, लेकिन उस कबाड़ डिसाइपल्स के पास में उनका होना काफ़ी ज़्यादा बकवास चीज़ होगी, जिस वजह से वो प्लान बना रहा था कि उन 12 के 12 डिसाइपल्स थे वो उसे छीन ले। तुम्हें पता होगा कि अभी अभी वायलिन ने लिंग टियानो के एक डिसाइपल को मारा जिसका नाम जीचू था, लेकिन उस दौरान उसका दिमाग उतना ठिकाने पर नहीं था कि वो उसकी स्वॉर्ड इंटेंट को वहाँ पे निकाल सके, जिस वजह से उसने उसे छोड़ दिया। जब बाद में इसे हो जाता है तब इसने सोचा कि जाकर पकड़ लूँ, लेकिन तब तक फायर डीमन सिटी वालों के साथ में काफ़ी बड़ा लफड़ा हो चुका था। तभी वायलिन सोचता है कि अब यहाँ से निकल को सबसे पहले वहीं जाएगा। इसी दौरान वायलिन का ध्यान जाता है अपनी बॉडी के ऊपर में उस सो कॉल्ड बैडएस आर्मर की तरफ में, जो कि उससे एंशिएंट डेविल से मिला था। उसके अंदर की जो डेविलिश एनर्जी थी वो वायलिन को एक अलग लेवल की पावर्स दे रही थी, एंड वो सोचता है कि अगर वो यहाँ पर अपने डिमोनिक फिंगर का इस्तेमाल करेगा तो उसकी पावर्स कितनी ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ उसे पता चलता है कि इस आर्मर को अभी पूरी तरीके से डिवोर कर पाना वायलिन के लिए लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, एंड वो आर्मर कभी भी वायलिन को अपना मास्टर एक्सेप्ट नहीं करेगी। जिस वजह से वायलिन ने सोचा कि जितनी ही एबिलिटीज मैं इसका इस्तेमाल कर पाऊंगा उतनी ही काफ़ी है, क्योंकि इसकी पावर्स बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट करने वाली नहीं होगी। इसी बीच वो वहाँ पर उठता है एंड जैसे वहाँ पे कुछ अलग टाइप का हरकत करता, तभी वहाँ पर एंशिएंट डीमन ने पूछा क्या तुम यहाँ से जा रहे हो। तो वहाँ पर वायलिन ने रिप्लाई किया कि सीनियर ने मेरी 3 बार जान बचाई है एकदम लाइफ एंड डेथ सिचुएशन के अंदर में, तो मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं भूलूंगा और मैं आपका आभार भी मानता हूँ। लेकिन अभी कुछ ऐसे मैटर्स है जिसे मुझे जल्द से जल्द सॉल्व करना पड़ेगा, एंड ये अकेला मैं नहीं कर सकता, जिस वजह से मुझे सीनियर की हेल्प चाहिए।
इसके बाद उसने यहाँ पर पूछा कि आखिर तुम्हें कैसी हेल्प चाहिए। फिर वहाँ पर वाली ने जोई के पगोडा को निकाला एंड उसने बोला कि इसके अंदर में जो डिवाइन सेंस है इसकी स्वॉर्ड स्पीड को मैं ढूंढना चाहता हूँ। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे एंशिएंट डीमन ने अपने पूरी की पूरी डिवाइन सेंस को पूरा का पूरा डिमोनिक स्पिरिट लैंड के अंदर में जहाँ तक फैला सकता था वहाँ तक उसने फैलाया एंड उसने बोला डिमोनिक स्पिरिट लैंड बहुत बड़ी जगह है और मेरी पहुँच जहाँ तक थी वहाँ तक इसका बिल्कुल भी ट्रेसेस मुझे नहीं मिलता। अगर तुम मुझे किसी एक एंशिएंट डीमन को ला के दे दो तो उसके बाद कुछ चांसेस है कि मैं अपनी रीच को और भी ज़्यादा बढ़ा पाऊंगा एंड एक बार ट्राई करूंगा उसे ढूंढने का। इसके बाद वालिन के मन में पता नहीं क्या आता है एंड उसने अचानक से उस फेक लिंग त्यानो की तरफ उंगली किया एंड उसने बोला कि मुझे ये आदमी चाहिए। एंड वहाँ पर एंशिएंट डीमन ने बोला कि ठीक है तुम इसे ले जाओ, लेकिन 100 सालों के अंदर ही तुम्हें एक एंशिएंट डीमन को लाके मुझे जल्द से जल्द देना पड़ेगा। तो वालिन ने वहाँ पे बोला कि मैं एंशिएंट डीमन की इनहेरिटेंस को वहाँ पे पाना चाहता हूँ एंड उसी मिस्टीरियस रिल्म के अंदर में जाके अपने स्पेल्स को फिर से रिफाइन करना चाहता हूँ। तुम्हें पता हो कि एंशिएंट डीमंस के पास में ये एबिलिटी है कि वो स्पेल्स को काफ़ी अच्छी से परफॉर्म कर पाते हैं, जिस वजह से वालिन ने यहाँ पे एंशिएंट डीमन की इनहेरिटेंस को मांग लिया। और वालिन ने यहाँ पर उस एंशिएंट डीमन के बदले में एंशिएंट डीमन की इनहेरिटेंस मांगी थी, मतलब एक सौदेबाजी था। तो यहाँ पर एंशिएंट डीमन ने बताया कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अगर तुम मेरा काम जल्द से जल्द कर दोगे तो मैं तुम्हें ये चीज़ भी कर दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने तुम्हारी 2 बार हेल्प कर दी है। इस बात को सुनकर वहाँ पे वालिन ने बोला कि ठीक है मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन एक आदमी के साथ में मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इस चीज़ को सुनकर वहाँ पे एंशिएंट डीमन ने बोला कि इस बात की चिंता मत करो, आज से तुम मेरे पर्सनल मैसेंजर हो, जिस वजह से तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो डीमन एम्परर से भी ज़्यादा हो चुकी है और अब से तुम्हें अगर कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो तुम जितने चाहो उतने लोगों का इस्तेमाल कर सकते हो। इनफैक्ट अगर तुम चाहो तो हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ में वॉर भी यहाँ पे छेड़ सकते हैं, और ये छेड़ सकते नहीं है बल्कि ये लोग एक्चुअली में यहाँ पे वॉर छेड़ भी देंगे। उसने वालिन को यहाँ पर बोला कि तुम इस बात को बिल्कुल मत भूलना कि फायर डीमन सिटी में पहुंचने के बाद आखिर तुम्हें कौन सा मंत्र वहाँ पे फूंकना है जो मैंने तुम्हें दिया था। इस चीज़ को सुनकर वालिन वहाँ पे बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करता, बल्कि वो उस आदमी की तरफ में बढ़ा एंड उसे पकड़ा कि कहाँ पे डाला पता नहीं, इस बारे में डिस्क्राइब बिल्कुल नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद ही वालिन वहाँ से गायब हो जाता है। बाहर आने के बाद उसका सीधा एक ही प्लान था सबसे पहले कि वो लिंग त्यानो के स्वॉर्ड इंटेंट को ढूंढेगा जो कि जीशू की बॉडी के अंदर में था, जिसे वालिन ने कुछ महीने पहले ही मारा था। तो यहाँ पर वालिन सबसे पहले पहुंच जाता है उसी तरफ में जहाँ पर उसने उसे मारा था। फायर डीमन सिटी के पास में एक छोटा सा जंगल था जिसके अंदर में उसे निपटा दिया था, और वालिन यहाँ पे काफी तेजी से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर जाता है। वहाँ पर पहुंचने से पहले हमें सीन दिखाया गया कि उसका जो कॉप्स था वो अभी भी वहीं पर था, उसके अंदर से थोड़ी सी गोल्डन लाइट निकल रही थी। कई सारे बीस्ट उसको खाने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही 100 फीट के रेडियस के अंदर जाते वो लोग मर जाते हैं। इसी बीच हम लोग को वहाँ पे एक ब्लू रूप वाला कल्टीवेटर नजर आया। चिंता मत करो, ये वालिन नहीं हम लोग का। तो वो ब्लू रूप वाला कल्टीवेटर भी वहाँ पे पहुंचा जिसका नाम था टोंग ह्यून। वो वहाँ पर पहुंचने के बाद उस कॉप्स को जब देखता है तो उसने सोचा कि ये जरूर किसी एक पावरफुल कल्टीवेटर का कॉप्स है, इसके पास में कई सारे ट्रेजर्स मुझे मिल सकते हैं। लेकिन जब उसने यहाँ पर देखा कि कोई भी अगर उसके 100 फीट के रेडियस के अंदर में मर जा रहा है तो वहाँ पर टेंशन में आ गया, जिसके बाद उसने सोचा कि मैं दूर से ही रेस्ट्रिक्शन स्पेल्स का इस्तेमाल करके उसके सभी ट्रेजर्स को निकाल लूंगा। जिसके बाद वो वहाँ पर बैठ जाता है वही झाड़ फूक करने के लिए। इसी बीच हम लोगों को एक कल्टीवेटर दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे अपीयर हुआ। उसने वहां पर आर्मर पहना हुआ था और एक हेलमेट भी। हम लोग को ये चीज़ डिस्क्राइब नहीं मिला कि वालिन ने कहीं पर भी हेलमेट पहना हो, लेकिन जब वो वहां पर अपीयर होता है तो उसकी अपीयरेंस को उस ब्लू रोब वाले कल्टीवेटर ने पहचान लिया। बार बार उसने उसके कल्टीवेशन के अंदर झाँकने का ट्राई किया, लेकिन उस आर्मर की वजह से वो बिल्कुल भी नहीं झाँक पाता। लेकिन उसे इतना पक्का था कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उसकी फट के वहाँ पर हाथ में आ गई। इसी बीच उसने यहाँ पर बताया कि सीनियर आप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं, मैं बस यहाँ पर अपने जूनियर ब्रदर की कॉप्स को कलेक्ट करने आया हूँ। और ठीक है, तुम्हें पता है कि मतलब वालिन को मालूम है कि इसकी रियलिटी क्या है, उसकी भी रियलिटी क्या है, जिस वजह से यहाँ पे वालिन ने उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोला एंड वो चुपचाप उसकी तरफ में बढ़ने लगता है। कॉप्स की तरफ में वो जैसे ही गया तो यहाँ पर उस कल्टीवेटर टोंग ह्यून ने उसे रोकने का बिल्कुल भी ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसे लगता है कि ये जैसे 100 फीट के रेडियस के अंदर जाएगा वैसे ही मर जाएगा, जिस वजह से मेरा ही काम आसान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और ही हो गया। वांगलिन एक्चुअली में उसके 100 फीट के रेडियस के अंदर एंटर कर पाता है एंड उसकी बॉडी के ऊपर जो आर्मर था उस वजह से वालिन को कुछ भी नहीं हुआ। इस चीज़ को देखकर वो कल्टीवेटर काफ़ी ज़्यादा घबरा गया एंड टेंशन में आता है कि अगर एक बार इसे पता चल गया कि ये मेरा जूनियर ब्रदर नहीं है तो ये मुझे भी जान से मार देगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। वालिन ऑलमोस्ट उसके पास में पहुंच चुका था एंड वहां पहुंचते उसने उसका गला काट दिया। गला काटने के बाद ही उसके सिर को उठा लेता उसने। उठाने के बाद वालिन ने ऑरिजिन फ्लेम की मदद से उसे रिफाइन करना स्टार्ट कर दिया। रिफाइन करने के बाद जैसे उसका सर पूरी तरीके से रिफाइन हो जाता है तो उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकलती है जिसे वालिन ने अब्जॉर्ब कर लिया। बहुत ही वाहियात था। वालिन ने यहाँ पर अपने मुंह से उस फ्लेम को निकाला एंड उसे रिफाइन करने के बाद उसने मुंह से ही उस स्वॉर्ड इंटेंट को अब्जॉर्ब भी कर लिया। इस चीज़ को देखकर मैं तो चौंका था, लेकिन वो कल्टीवेटर नहीं, क्योंकि उसके फटी हुई थी कि वो मर न जाए।
इसके बाद वालिन ने उस सर कटे मुर्दे को उठाया एंड उस कल्टीवेटर को दे देता एंड कहता है कि ये लो तुम्हारा जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर का डेड बॉडी, तुम इसे लेके यहाँ से जा सकते हो, इसका तुम अच्छे से अंतिम संस्कार कर देना। इस चीज़ को देखकर वो वहाँ पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि वहाँ से उस कॉप्स को लेकर भाग जाता है। भागते हुए जब वो थोड़ी दूर पहुंचा तब उसने वहाँ पे कई सारे इंसेक्ट्स का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरीके से डिकम्पोज कर दिया एंड वो सोचता है, हैं इस कॉप्स की वजह से मेरी जान जाने वाली थी तो मैं इसे क्यों रखूँ आखिर। इसके बाद ही उसका सीन नहीं दिखाया था, मतलब उसकी जान बच गई। वालिन के बॉडी के अंदर बहुत लिंक त्यान होकर स्वॉर्ड इंटेंट एंटर कर चुका था, जिसके बाद वालिन उसी जगह पर जमीन के नीचे चला जाता है एंड जमीन के नीचे जाने के बाद वहाँ पे कल्टीवेट करना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली में इस दौरान वो लिंक त्यान होकर स्वॉर्ड इंटेंट को पूरी तरीके से रिफाइन कर रहा था ताकि वो इसे इस्तेमाल कर सके। हमें इसे बीच एक बात पता चली कि ये जो लिंक त्यानो का स्वॉर्ड इंटेंट है इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा ही है। इनफैक्ट ये जो हेवनली फेट सेक्ट हम लोगों का नजर आता है जिसके अंदर वालिन है उससे भी बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि लिंक त्यानो का जो दाल वो स्वॉर्ड सेक्ट है वो उतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन स्टिल लिंक त्यानो के पास में एक ऐसी रेपुटेशन है कि वो अपने डिसाइपल्स को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है। हम लोग इसका एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि लिंक त्यानो ने किस तरीके से अपने सभी डिसाइपल्स को एक स्वॉर्ड इंटेंट थी जो कि ऑलमोस्ट उसकी पावर्स को कंटेन करता है, जिस वजह से वो ऑलमोस्ट यहाँ पर प्रोटेक्टेड भी है। लेकिन आखिर ऑल सीर ने क्या किया, उसने अपने डिसाइपल्स को कुछ हेवनली ट्रेजर्स दिए जो कि उसकी जान तो बचा सकते हैं लेकिन उतनी इफेक्टिवली नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो हेवंस फेट सेट के कल्टीवेटर्स होते हैं वो लोग किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, अगर उनकी किस्मत और मौत लिखी है तो वो मरेंगे वरना नहीं। जिस वजह से इन टर्म्स ऑफ डिसाइपल्स का जो भी ध्यान रखना होता है वहाँ पर दालवो सेट काफ़ी बेटर निकलता है। सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर में वालिन ने स्वॉर्ड इंटेंट को पूरी तरीके से वहाँ पे रिफाइन कर दिया, क्योंकि इसके ऊपर में ऑलरेडी किसी भी तरीके का डिवाइन सेंस नहीं होता, क्योंकि लिंक त्यानो इसे हटा के ही देता है। जिसके बाद ही वालिन ने इसे अच्छी तरीके से रिफाइन कर लिया था कि वो इसे 10 बार यहाँ पे अलग अलग टुकड़ों में इस्तेमाल कर सकता था, और तो और वो जब चाहे इसे बॉडी से अपनी निकाल भी सकता है और अपनी बॉडी के अंदर एंटर कर भी सकता है। लेकिन उसके नमूने डिसाइपल्स के पास में ये एबिलिटी नहीं थी, क्योंकि वो साले अभी भी पीक सोल ट्रांसफॉर्मेशन पर है। वालिन हम लोग का एसिडेंट लेवल के अंदर जा चुका है। वालिन जब इन चीज़ों को वहाँ पे रिफाइन कर रहा था तभी उसी दौरान फायर डीमन सिटी और स्काई डीमन सिटी के बीच में वहाँ पे जंग छिड़ गई। सादा मत चौको, इनके बीच में जो लड़ाई झगड़ा होता है वो होते ही रहता है, क्योंकि ये लोग आपस में लड़ते ही रहते हैं। क्योंकि अगर कोई भी वहाँ पे डीमन सिटी ज़्यादा पावरफुल हो गई, सॉरी डीमन कंट्री, तो वो इस चेन को ख़राब कर देगा, क्योंकि अगर वो पावरफुल हो गई तो बगल वाले को निपटाएगा, फिर वो उसके बगल वाले को ऐसे करते हुए वहाँ पे एक सुप्रीम बन सकता है, जिस वजह से ये लोग आपस में लड़ झगड़ के मरते रहते हैं। इसी दौरान वहाँ पे लाखों करोड़ों की तादाद में कई सारे डिमोनिक सोल्जर सीधा पंगा ले लेते हैं हम लोग के फायर डीमन सिटी वालों के साथ। इन लोगों की स्ट्रैटेजी अच्छी थी कि इन लोगों ने 3 तरफ से वहाँ पर हमला किया था। इनफैक्ट यहाँ पे सभी के सभी वाइस कमांडर इन चीफ्स एंड कमांडर इन चीफ्स के साथ साथ डीमन जनरल्स सभी इस फाइट के अंदर में इन्वॉल्व थे। अलग अलग टोली को अलग अलग लोग कंट्रोल कर रहे थे। इसी बीच हमें सीन दिखाया जाता है कि फाइनली वालिन अब उस जगह से बाहर निकला जहाँ पे बैठ के वो सड़ी हुई कल्टीवेशन को कर रहा था। जैसे वो बाहर निकलता तो उसी दौरान वो वहाँ पे आगे की तरफ में पहुँच गया मोफी को ढूंढने के लिए, क्योंकि उससे अच्छी तरीके से याद था कि मोफी के पास में भी एक दालवो स्वॉर्ड सेट का डिसाइपल उसका डीमन जनरल बन के अभी फिलहाल होगा। जिसके बाद वो सीधा मोफी को ढूंढ रहा था एंड काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था। इसी बीच वहाँ पे एक ब्लैक टावर कुछ वहाँ पे सोल्जर्स को कंट्रोल करते हुए आगे की तरफ आ रही थी एंड उसी के अंदर से एक कल्टीवेटर बाहर आता है, जिसने बाहर निकलते यहाँ पर वालिन को बोला, ब्रदर वांग कैसे हो तुम। मतलब ये कल्टीवेटर वालिन को जानता था। एंड इसी दौरान यहाँ पे वालिन ने बोला, ग्रीटिंग्स डीमन एम्परर। एंड जैसे वो यहाँ पे बोलता है मेरा दिमाग घूम गया, क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी मोमेंट याद नहीं आ रहा कि वालिन जब डीमन एम्परर से मिला, और मिला तो पहचाना कैसे इसे। इसके बाद यहाँ पे डीमन एम्परर ने बोला कि मुझसे इतना ज़्यादा पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि अगर तुमने मुझे पहचाना कैसे कि मैं डीमन एम्परर हूँ। तो वहाँ पर वालिन ने बोला कि मुझे स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा शक था, लेकिन एक टाइम के लिए मैं थोड़ा कन्फर्म हो गया। इसी बीच वहाँ पर डीमन एम्परर ने बताया कि तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे गु यूंडू के नाम से बुला सकते हो, क्योंकि तुम ऑलरेडी हमारे एंशिएंट डीमन के मैसेंजर बन चुके हो, जिस वजह से तुम्हारी रेपुटेशन मुझसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर वालिन ने बोला ठीक है कोई बात नहीं। इसी दौरान हमें पता चला कि ये गु यूंडू कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जो कि वालिन के साथ बैठ के उसी बोर्ड के ऊपर में जीते म्यूजिक सुनते हुए टकीला मारता था। ओहो, तो ये मामला है, मतलब इसके साथ में पहले उसकी दोस्ती हो चुकी थी। इसी दौरान वहाँ पे शू ली को वालिन को काफ़ी ज़्यादा परेशान करने लगता है कि मास्टर मुझे जल्द से जल्द बाहर निकालिए, क्योंकि मैंने 10 सालों से मेरी ब्यूटी को नहीं देखा है। भाई ये बहुत ज़्यादा ठरकी है। और इसी दौरान वहाँ पे वालिन ने उसे निकाल भी दिया, लेकिन वो थोड़ा सा कंट्रोल में था, सीधा चढ़ नहीं जाता, क्योंकि वहाँ पे जैसे वो बाहर आता तो उसने देखा, क्योंकि वो जैसे ही बाहर आता तो उसने महसूस किया कि वहाँ पर उसके स्वॉर्ड स्पिरिट की एक रत्ती उसे फीलिंग्स महसूस नहीं हो रही, मतलब वो वहाँ पर थी ही नहीं। इसी दौरान शू लीग वो हल्का सा वहाँ पर निराश हो गया। तो वहाँ पर वालिन ने बोला कि डीमन एम्परर आपकी स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है मेरे स्वॉर्ड स्पिरिट के साथ में, तो क्यों ना उस चीज़ को सुलझा कर लिया जाए। जिसके बाद वहाँ पर डीमन एम्परर ने एक वॉइड को खोला, उसके अंदर से उस स्वॉर्ड को निकालता है एंड उसके अंदर से वो स्पिरिट भी बाहर आई। इसी दौरान वो जो स्वॉर्ड था वो उसके ऊपर मैं कई बार शूलिगो के ऊपर हमला किया, लेकिन शूलिगो इन चीज़ों को डॉज कर रहा था एंड उसके साथ में फ्लर्ट करने का ट्राई कर रहा था।
इसी दौरान यहाँ पे उस स्वॉर्ड स्पिरिट ने भी वालिन को पहचान लिया कि ये वही है जिसने उसे परेशान किया था, लेकिन इस दौरान वो वहाँ पे कुछ नहीं कर पाते क्योंकि डीमन एम्परर था। वहाँ पर डीमन एम्परर ने बताया कि प्लीज़ चिंता मत करिए, ये एक्चुअली में मेरी भतीजी लगेगी। ये असल में एक स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं थी बल्कि एक ह्यूमन थी, यानी कि मेरे एक दोस्त की बेटी, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से अभी ये स्वॉर्ड स्पिरिट बन चुकी है। जिसके बाद इसने वापस से उसे अंदर रख दिया एंड यहाँ पे शू ली वो भी अंदर चला जाता है। इसके बाद यहाँ पे डीमन एम्पायर के साथ में वालिन की थोड़ी और बातचीत होती है एंड वालिन ने वहाँ पर पूछा कि आखिर मोफी कहाँ पर है। तो इसी बीच वहाँ पे डीमन एम्पायर ने बताया कि मोफी को हमने हेवंस कमांडर इन चीफ के साथ में सोंगाटो रीजन की तरफ में वहाँ पे अलॉट कर दिया है, जिस वजह से तुम्हें वो वहाँ पर मिल सकता है। जिसके बाद वालिन यहाँ पे परमिशन लेके उस तरफ में जाने ही वाला था, तभी वहाँ पर डीमन एम्पायर ने उसे एक क्रिस्टल निकाल के दिया एंड कहा कि तुम इसे अपने साथ ले जाओ, अगर तुम्हें कोई भी रुके तो इसे दिखा देना एंड अगर ज़्यादा कोई वहाँ पे मुँह जुबानी करे तो तुम डायरेक्टली हेवंस कमांडर इन चीफ को ऑर्डर दे सकते हो उसे जान से मारने के लिए। इस चीज़ को देखकर वहाँ पे वालिन उस क्रिस्टल को अपना लेता है एंड वहाँ से चला आता है। वालिन के जाते ही वहाँ पे गु यूंदी सोचता है कि वालिन जब जितर म्यूजिक मेरे कानों में घुसती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मानो हम दोनों बिल्कुल सिमिलर आदमी है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ में मेरे रिलेशंस खराब हो, जिस वजह से मैंने एक अच्छा साइन तुम्हारी तरफ में बढ़ाया है। आई होप कि तुम इस चीज़ को समझोगे। इस दौरान तक वालिन वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हुए उस तरफ में जाने लगा एंड वालिन उस क्रिस्टल को पकड़ते हुए वहाँ पे समझ सकता था कि आखिर डीमन एम्परर चाहते क्या है, मतलब वो दोनों अपने रिलेशन को खराब नहीं करना चाहते। और कभी तुमने 30 सेकंड किल सुना है? मैं बताता हूँ। वालिन काफ़ी तेज़ी से उस जगह पे पहुँचता है एंड वहाँ पे हम लोग को नजर आता है कि मोफी एक हॉर्स के ऊपर में बैठा था एंड उसी के हॉर्स के पास में फ्लोट करता हुआ एक और कल्टीवेटर था जो कि मिडिल एज का था एंड यही था वो डाल्वो स्वॉर्डसेट का कल्टीवेटर। वालिन यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से पहुंचता है एंड उस चीज़ को उसकी तरफ में बढ़ता हुआ देखकर सभी के सभी लोगों का ध्यान इस तरफ पे बढ़ गया। तभी वहाँ पे वालिन काफ़ी तेज़ी से चिल्लाया कि डीमन एम्परर का ऑर्डर है कि मोफी को जान से मार दिया जाए एंड इसी दौरान वांग लिन ने अपनी उंगली के ऊपर में डेविलिश एनर्जी को इकट्ठा किया एंड सीधा एक शॉट मार देता है मोफी की तरफ। एंड अभी वालिन यहाँ पे कई सारे डेविलिश एनर्जी को यूज़ करेगा, चिंता मत करो, और साथ ही साथ डेविलिश फ्लेम को भी। वालिन ने जैसे यहाँ पे वो हमला किया तो मोफी के पास में कोई भी तरीका नहीं था कि वो इस चीज़ को रोक दे, क्योंकि पावर्स तुम्हें पता है ना वालिन कौन से लेवल पे पहुँच चुका है। लेकिन एक्चुअली में मोफी जैसे उस चीज़ को रोकने का ट्राई करता है उसी दौरान हमें पता चला कि उसका टारगेट वो कभी था ही नहीं, क्योंकि वो हमला मोफी के सामने जाकर गायब हो गया एंड वालिन एक ही झटके में सामने पहुंच चुका था उस मिडिल एज कल्टीवेटर के जो कि दाल वो स्वॉर्ड सेट का था एंड उसके सामने पहुंचते ही अंडरवर्ल्ड रिजर्व का इस्तेमाल किया एंड उसने जान से मार दिया। वहाँ पर उसने एक टाइम के लिए सोचा था कि वो वालिन के खिलाफ अपने लिंक त्यान होकर स्वॉर्ड एंडेड को इस्तेमाल करेगा, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। मारने के बाद ही उसने उसका सिर काटा, उसके सिर को लेके गायब हो जाता है। वालिन यहाँ पे जैसे गायब हुआ वैसे मैं भी आज गायब हो जाता है। आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।